एंड वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों को सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम डेली डीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए, ठीक है। तो आज मैं उसी की क्लास को आगे कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चलिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मैं घटना चक्र की बुक से सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किससे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या बनवाली को? तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये सिंधी, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अर्थ है इसका मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो का। तो इसी का उपनाम क्या है? मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? ये शायद दोबारा रिपीट हो रहा, क्या एक प्रैक्टिस सेट में मैंने और भी शायद दिया था। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? मारुत हैं, अग्नि हैं, शक्ति हैं या वरुण हैं? तो जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं वो कौन है? अग्नि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर वहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे इंद्र थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे क्या है, सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंद्र नहीं है, तो उसके बाद कौन है हमारे? अग्नि है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, वैशाली में या नालंदा में? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली नगर में। वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी के वन में। अगर महावीर जी का जन्म कब हुआ था तो कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। महावीर 24वें तीर्थांकर थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर कौन थे? महावीर प्रसाद महावीर जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या शेर शाह ने? तो दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को मतलब कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 मतलब 2 सूची दी गई है, एक तरफ सम्राट है, एक तरफ उनका मकबरा है। तो इसको आप लोग को मतलब मिलान करना है कि कौन से सम्राट का मकबरा कहाँ है, ठीक है। बाबर जैसे दिया, बाबर का कहाँ है? बाबर का कहाँ है? तो बाबर का होता है काबुल में, ठीक है, काबुल जिसको बोलते हैं। बाबर का कहाँ है? काबुल में। अकबर का कहाँ है? अकबर का पड़ता है सिकंदराबाद में, ठीक है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन मिलाना था। अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन कौन। देखिए यहाँ पे मतलब पहले का तीसरा मतलब 3, फिर अकबर का क्या? सिकंदरा 2, फिर 1, 3 4 1 2 सॉरी ये 3 4 1 2, ठीक है। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा ऑप्शन 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह अंग्रेज कौन सा था जो जहांगीर के दरबार में आया था? मतलब ये क्वेश्चन घुमा रहा है, केवल बात इतनी सी है, ये पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? सर थॉमस रो आया था, रॉल्ट बिथ आया था, सर जोन्ड आया था, सर जॉन सोर आया था? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर थॉमस रो आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, गूंगे नवाब? तो अवध के अंतिम जो नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? मतलब ये वाक्य है, ठीक है, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, ये किसने कहा था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्रपाल ने, अरविंद घोष ने? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाठी की मार खाने से, लाठी की मार से किन की हत्या हो गई थी, तो ये लाला लाजपत राय जी हैं, जिनको लाठी मतलब इनको ना लाठी मारी गई थी, लाठी की चोट की वजह से धीरे धीरे क्या हो गए थे, बीमार हो गए, फिर अस्वस्थ होकर फिर मर गए थे, ठीक है। और इन्होंने ही ये वाक्य कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए पेज मेरे आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। मतलब ये कहने के जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी हमें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो उस समय कौन थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। कौन थे, एक सेकंड मैंने ब्रश नहीं ऑन किया, कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही होता। अगर हम बात करें कब हुआ था हमारा स्वतंत्रता, कब हमें प्राप्त हुई थी, 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905 में, 1901 में, 1919 में या 1947 में? तो लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? इसको बंगाल विभाजन कहते हैं, भारत विभाजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, यह भारत का विभाजन किया गया था। अगर हम बात करें डेट की, तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से। तो पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सही हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन सरयू, दिबांग, सरस्वती या छिप्रा? छिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? छिप्रा नदी के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं घटना चक्र से सॉल्व करा रही हूँ, और बहुत ही फेमस बुक है प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना नदियों से, नदियों के उद्गम से, और उनके तट, कौन से तट पे कौन से राज्य स्थित हैं या कौन सा नगर स्थित है, बांध से, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। मैंने वीडियो पढ़ा, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, ट्रिक से। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत का मतलब प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली? तो एम्स्टर्डम का मतलब राजधानी क्या है? तो वो है, मतलब ये कह रहा है एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, ठीक है। ये राजधानी है, राज्य कौन सा है, किस राज्य की राजधानी है? तो वो है हमारे नीदरलैंड की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहीं पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? हिमालय, एंडीज, यूराल या रॉकी? मतलब कह रहे हैं कौन से पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा है वो? यूराल पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सही हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो जो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947 में, 1956 में, 1969 में या 1985 में? तो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात, नगद
वापसी आरक्षित। तो CRR क्या है, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्या है इसका, मैं बोल देती हूँ, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2014 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें इसकी, शुभारंभ कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। अगर हम बात करें घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 20 नंबर। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे होते हैं, 1, 2, 3, 4। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 भागों में बटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात की नहीं, सॉरी, किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई, ठीक है। तो किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। जबकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैं इसको और बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आती है वो आती है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 14 से 18 होता है, ठीक है, ये 19 से 21 होती है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ 19 से 21 तक चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती किसके अंतर्गत, तो 19 के अंतर्गत आती है। 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसी के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ये किस में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया। इसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा भी क्या किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। राष्ट्रपति, मतलब ये कह रहे हैं कि भारतीय संसद किन किन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से उसके घटक हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों हैं, 2 हैं, 1 है, कौन है। तो इस क्या संसद का गठन जो होता है वो तीनों से मिलकर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा क्या होता है, एक उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है। क्यों, लोकसभा कभी भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, आज हमने 30 क्वेश्चन कुल लिए हैं, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ या सैयदा ताहिरा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की, ना कि उच्चतम न्यायालय की, ठीक है। तो उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी, लीला सेठ थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात होती कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थी, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी पहली जो है वो कौन हो जाती, फातिमा बीबी हो जाती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि, हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होती है, 35 साल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, अब यहाँ से 5 क्वेश्चन क्या हैं, साइंस के हैं। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, मेथनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है मेथनोइक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक ही चीज़ के नाम है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्लों को अम्लों का राजा कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसे ही क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजी मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करना, न्यूरॉन का अध्ययन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन 30, ये एक आ गया मैथ का, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, कह रहा कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, ए, सी, के, डी। मैंने ये भी ट्रिक से समझाया हुआ है, इसकी वीडियो भी मैंने प्ले लिस्ट में या आपको वीडियोज़ में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो इसमें जो घुलने वाले जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, बी और सी। तो सी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई क्या पानी डालता है हम क्या बोलते हैं, बस। तो बस का मतलब बी और सी, तो बी और सी किसमें घुलनशील है, जल में। बाकी जो ए, डी, ई के बच्चे हैं वो किसमें घुलनशील है, वसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जीके के और प्लस 5 क्वेश्चन साइंस के थे। ठीक है, तो चलिए अब ये मैथ का आ गया तो मैथ का भी बता देती हूँ, जब आ ही गया तो इसको भी बता देती हूँ। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, लेकिन सॉल्व करने की जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए और यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, जब मैं मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँगी तब। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। फिर आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।